प्लूटो के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम का 9वां सियारा है। लेकिन अब ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो चुका है। हाल ही में प्लूटो पर होने वाली नई स्टडी ने साइंसदानों के इन ख्यालात को बदल कर रख दिया है। हाल ही में उनको प्लूटो के बारे में ऐसी चीजें पता चली हैं जिनको वो उस वक्त भी नहीं जानते थे जब प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था। जैसा कि पहले ये कहा जाता था कि प्लूटो एक आइसी ड्वार्फ सियारा है जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अभी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसको फिर से स्टडी किया गया, जिससे साइंसदानों को ये शक हुआ कि यहाँ पर जिंदगी के आसार मौजूद हैं। टेलीस्कोप ने प्लूटो की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें खींची हैं। आखिर इन तस्वीरों में साइंसदानों ने क्या देखा और क्या सच में प्लूटो की जमीन के नीचे लाइफ मौजूद है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्वार्फ सियारा है। ये हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी सियारे नेपच्यून से आगे कीपर बेल्ट में मौजूद है। 2006 में प्लूटो के बारे में कहा गया था कि ये अब सियारा नहीं है। इस बात ने लोगों और साइंसदानों में एक बहस शुरू कर दी। पहली बार प्लूटो के बारे में एक अमेरिकन साइंसदान पर्सिवल लोवेल ने 1905 में बताया था, जब साइंसदानों ने यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट में किसी दूसरी चीज की ग्रेविटी के इफेक्ट को नोटिस किया। लोवेल ने 1915 में प्लूटो की लोकेशन का पता लगाया था। लोवेल और दूसरे साइंसदानों ने प्लूटो के बारे में जो भी स्टडी की, उनकी मदद से क्लाइड तोम्बोक ने आखिरकार 1930 में प्लूटो को डिस्कवर कर लिया। प्लूटो स्पेस से बहुत दूर है। 2015 में जब नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक पहुंचा, तो हमने पहली बार प्लूटो को बहुत करीब से देखा और साथ ही हमने इसकी सरफेस और इसकी कंडीशन को अच्छी तरह स्टडी किया। प्लूटो का डायमीटर 1473 मील है। पिछले कुछ महीनों में कंप्यूटर सिमुलेशन से ये बात पता चली है कि प्लूटो का ऑर्बिट दूसरे सियारों की निस्बत हॉरिजॉन्टल और लंबा है। प्लूटो 20 साल तक नेपच्यून के ऑर्बिट में मूव कर रहा था, लेकिन प्लूटो की एजीम्यूथल लाइब्रेशन और लैटिट्यूड लाइब्रेशन की वजह से नेपच्यून और प्लूटो आपस में नहीं टकरा पाए। जब प्लूटो ने नेपच्यून के ऑर्बिट का क्रॉस किया तो ये नेपच्यून से 90 डिग्री तक दूर था। इस फिनोमिना को एजीम्यूथल लाइब्रेशन कहते हैं और लैटिट्यूड लाइब्रेशन इस बात को यकीनी बनाता है कि प्लूटो सोलर सिस्टम और नेपच्यून के प्लेन से हमेशा दूर रहेगा। प्लूटो की ये दोनों खसूसियात एक साथ काम करती हैं, जिनकी वजह से प्लूटो को कोई भी नुकसान नहीं होता। जापान की स्पेस एजेंसी और कई दूसरी स्पेस एजेंसी के साइंसदानों ने प्लूटो के इस खास ऑर्बिट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इन दोनों सियारों की वजह से 3 से 2 ऑर्बिटरी सोनस से पता चला है कि जितनी देर में नेपच्यून सूरज के गिर्द अपने 3 चक्कर मुकम्मल करता है, उतनी देर में प्लूटो सूरज के गिर्द सिर्फ 2 चक्कर कंप्लीट करता है। साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि नेपच्यून का असर प्लूटो के एजीम्यूथल लाइब्रेशन पर ज्यादा है, और फिर जब आप यूरेनस की ग्रेविटी को इक्वेशन में ऐड करते हैं तो चीजें साउथ की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यूरेनस का असर प्लूटो की दोनों खसूसियात यानी एजीम्यूथल लाइब्रेशन और लैटिट्यूड लाइब्रेशन पर होता है। इन दोनों चीजों की वजह से प्लूटो का ऑर्बिट अनस्टेबल है। इसी वजह से प्लूटो को या तो नेपच्यून से टकराना था या सोलर सिस्टम से बाहर जाना था, लेकिन प्लूटो को टकराने से जिसने बचाया वो जुपिटर और कुछ हद तक सैटर्न है। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस प्लूटो से काफी दूर हैं, लेकिन इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये डोमिनेट रह सकते हैं। अगर जुपिटर को देखें तो इस अकेले की ग्रेविटी की वजह से प्लूटो 5 अरब साल तक अपने ऑर्बिट में सही से मूव करता रहा है। इस नई स्टडी की वजह ही ये जानना है कि प्लूटो के ऑर्बिट की स्टेबिलिटी इतनी कम क्यों है और प्लूटो को जिंदा रहने के लिए सोलर सिस्टम के बाकी सियारों की जरूरत क्यों है। प्लूटो को तोम्बोक से रेफर किया जाता है। प्लूटो की सरफेस पर बड़े बड़े हार्ट शेप पैचेस हैं। सियारे को लेफ्ट साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड ने ढका हुआ है, जो देखने में आइसक्रीम कोन के जैसा लगता है। प्लूटो के हार्ट से प्लूटो की सरफेस का मटेरियल कंपोजिशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्लूटो के सेंटर लेफ्ट में स्मूथ जगह को भी देखा जा सकता है। सियारे की इस जगह पर मेट्रोइड्स के टकराने की वजह से कोई भी क्रेटर नहीं है। इस तरफ में कुछ किलोमीटर के फासले पर ब्लैक स्ट्राइक्स को भी देखा जा सकता है। ये लाइंस ड्वार्फ सियारे के गिर्द चलने वाली हवाओं की वजह से हैं। प्लूटो की सरफेस सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ठंडी है। यहाँ का टेम्परेचर -375 फ़ारेनहाइट से लेकर 400 फ़ारेनहाइट तक है। प्लूटो किसी वक्त में रेड कलर में भी बदल जाता है। ऐसा सीजनल चेंजिंग की वजह से होता है। पहले हबल टेलीस्कोप से प्लूटो की जो तस्वीरें खींची गई थी, उनसे ये सबूत मिले थे कि प्लूटो पर ओशियन भी है।
लेकिन इस पर आज भी बहस चल रही है। साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया है कि प्लूटो के स्पुतनिक प्लेनेशिया जोन में बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से इस जोन ने प्लूटो की ओरिएंटेशन को बदल दिया है। न्यू हॉरिजन की कैलकुलेशन के मुताबिक ये बर्फ 6 मील मोटी है और ये भी कहा जाता है कि प्लूटो की सरफेस के नीचे या ऊपर अभी भी पानी मौजूद है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज प्लूटो में ऐसी हैं जिनसे प्लूटो अंदर से पहले की निस्बत गर्म हो गया है। साइंसदानों का मानना है कि इन फाइंडिंग्स की वजह से इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि प्लूटो की सरफेस के नीचे किसी किस्म की लाइफ मौजूद है। प्लूटो की कुछ मजीद फोटोज में यहाँ पर व्रेट मॉन्स और पिकट मॉन्स को भी देखा जा सकता है। इन दोनों के बारे में यकीन है कि ये क्रायो वोल्केनोज हैं। पिकट मॉन्स की ऊंचाई 4 मीटर है और इसकी चौड़ाई 150 मील है, जबकि व्रेट मॉन्स की लंबाई 4 मील है और इसकी ऊंचाई 90 मील है। इन वोल्केनोज की पीक पर बहुत गहरे डिप्रेशंस भी हैं। क्रायो वोल्केनो स्पेन पर मौजूद वोल्केनो से बहुत मिलता है क्योंकि प्लूटो की सरफेस का ज्यादा हिस्सा बर्फ से कवर है, इसीलिए क्रायो वोल्केनोस में एक्टिविटीज रेडियोजेनिक हीट की वजह से होती है जो प्लूटो के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बिखरने की वजह से पैदा होती है। लेकिन अब तक साइंसदान ये नहीं समझ सके कि ये वोल्केनोस फटते कैसे हैं, क्योंकि प्लूटो में टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होती जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव करती है जैसा स्पेन पर होता है। प्लूटो के क्रायो वोल्केनोस की खसूसियात जमीन पर मौजूद शीर वोल्केनो से मिलती जुलती हैं। कुछ साइंसदान का कहना है कि जब प्लूटो बना था तो ये बहुत गर्म था और हो सकता है कि अभी भी प्लूटो की सरफेस में पानी हो और यही बात प्लूटो की सरफेस में लाइफ के होने के चांसेस को बढ़ा देती है। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा नेपच्यून सूरज से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इससे आगे क्यूपर बेल्ट आती है जो 7.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। साइंसदान के मुताबिक इस एरिया से आगे 9 अरब किलोमीटर तक सोलर सिस्टम का डार्क रीजन मौजूद है। ये इतना डिस्टेंस है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें तो वहां पहुंचने में 8 घंटे लग जाएंगे। साइंसदान के मुताबिक वो सियारा भी इसी एरिया में हो सकता है, लेकिन यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है जिसकी वजह से साइंसदान इस सियारे को देख नहीं सकते। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर उस सियारे को देखा नहीं जा सकता तो साइंसदानों ने कैसे कह दिया कि वहाँ कुछ सियारा मौजूद है। इसको डिटेल से जानते हैं। इस एरिया में बर्फ से बने हुए ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्लूटो भी एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है जिसे सबसे पहले 1930 में क्लाइड तंबोक ने फाइंड किया था। फिर 60 सालों तक साइंसदानों को कोई भी टीएनओ ऑब्जेक्ट नहीं मिला। 60 सालों के बाद दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक साइंसदान 5000 ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर चुके हैं, मगर सबसे अहम दरियाफ्त 2003 में हुई जब सेरेना नामी ऑब्जेक्ट को फाइंड किया गया। प्लूटो की तरह ये भी एक ट्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन इसका साइज प्लूटो से काफी छोटा है और इसकी ऑर्बिट टेढ़ी और बहुत ज्यादा लंबी थी। साइंसदान हैरान थे कि आखिर इसकी ऑर्बिट इतनी टेढ़ी क्यों है। अगर ये अकेला ऐसा ऑब्जेक्ट होता तो इसे इत्तेफाक समझ लिया जाता, लेकिन साइंसदानों को वहाँ कई और टीएनओ ऑब्जेक्ट्स मिल गए जिनका ऑर्बिट इसी तरह टेढ़ा था। कुछ ऑब्जेक्ट नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहे थे, कुछ उल्टा घूमते हैं और कई बहुत ज्यादा झुके हुए रास्ते पर चलते हैं। साइंसदान हैरान थे कि इन सब की ऑर्बिट्स इतनी अजीब क्यों है। उन्होंने इस पर बहुत सारी थ्योरीज लिखी, लेकिन एक थ्योरी इन ऑर्बिट के साथ मैच हो रही थी। उनके मुताबिक इन ऑब्जेक्ट्स पर किसी बहुत बड़े ना नजर आने वाले सियारे की ग्रेविटी का असर है जो इन सियारे को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे इन सब की ऑर्बिट टेढ़ी और अजीब है। यहाँ से ही प्लैनेट 9 का आइडिया पैदा हुआ। इस सियारे को ज़्विकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी, डार्क एनर्जी सर्वे और पेनस्टेरस टेलीस्कोप से फाइंड किया गया, लेकिन साइंसदान को वो सियारा दिखाई नहीं दिया। असल में जिस जगह ये सियारा हो सकता है वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है और वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से उस सियारे को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी भी एक और तरीका है। जितने भी सियारों को साइंसदान जानते हैं सब अपनी इंफ्रारेड रेडिएशन को खारिज करते हैं। दीवान के साइंसदान की एक नई टीम जिसकी क़ियादत प्रोफेसर टोमो गोटू और उनके पीएचडी स्टूडेंट टेरी कर रहा था। उन्होंने सियारों से निकलने वाली रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए एक नया तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 पुराने सर्वे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। पहला IRAS सैटेलाइट जिसे 1983 में लॉन्च किया गया था और दूसरा AKARI इंफ्रारेड सैटेलाइट जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था।
इरास वो पहला सैटेलाइट था जिसे पूरे आसमान को इंफ्रारेड लाइट में अच्छी तरह स्कैन किया गया और इसने 3,50,000 नए इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया, जिसमें कई गैलेक्सीज और एस्टेरॉइड्स शामिल थे। इसके बाद आकारी इंफ्रारेड सैटेलाइट आता है। इसका डिजाइन इरास से काफी मिलता जुलता है, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन इरास से काफी बेहतर थी और वो ज्यादा लंबी इंफ्रारेड वेवलेंथ देख सकता था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों के डेटा में 24 लाख से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे और ये सब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा दूरी तक फैले हुए थे। इन सब ऑब्जेक्ट्स में प्लैनेट 9 को फाइंड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। प्लैनेट 9 को फाइंड करने के लिए टेरी और प्रोफेसर गोटू को हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग ट्रैक करनी पड़ी। उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन में बनाए गए प्लैनेट 9 के ऑर्बिट का एक मॉडल अपने सामने रखा। फिर उन्होंने दोनों सर्वे के डेटा को कंपेयर करके ये देखा कि कौन सा ऑब्जेक्ट वैसे मूव कर रहा है जैसे मॉडल में प्लैनेट 9 मूव कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना शुरू किया जो सूरज से 280 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब आए, साथ ही उनका साइज जमीन से 7 से 17 गुना ज्यादा भारी हो। इस इंफॉर्मेशन से सर्च बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई। इसे और मजीद लिमिटेड करने के लिए उन्होंने सूरज से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एरिया छोड़ दिया, क्योंकि इसे पहले स्टडी किया जा चुका था। इसीलिए उन्होंने 500 से 700 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के एरिया पर फोकस किया। फिर उन दोनों साइंसदानों ने कैलकुलेट किया कि 23 साल में प्लैनेट 9 आसमान पर कितने एंगल में मूव करेगा। उनके मुताबिक जब कोई सियारा अपने ऑर्बिट के दूर वाले हिस्से पर होता है तो वो बहुत स्लो मूव करता है। इसलिए प्लैनेट 9 ज्यादा वक्त 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बाहर गुजारता होगा और सैटेलाइट के डेटा में उसके नजर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। हैरानकुन तौर पर इस मेथड से 20 लाख में से सिर्फ 13 ऑब्जेक्ट्स उनके मॉडल से मैच हो रहे थे। फिर इन 13 ऑब्जेक्ट्स को आंख से चेक किया गया, जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट रह गया। इरास की इमेज की टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 7 पिक्सल्स की एक चीज बैकग्राउंड से ज्यादा गर्म नजर आती है। फिर जब 23 सालों बाद उसी चीज को दोबारा से आकारी टेलीस्कोप की तस्वीर में देखा गया तो वो चीज अपनी जगह से थोड़ी सी मूव कर चुकी थी, यानी वो बहुत ज्यादा मूव नहीं हुई, लेकिन इतनी मूव हुई थी जिससे पता चल जाए कि ये कोई दूर और आहिस्ता चलने वाली चीज है, जैसे कोई बहुत दूर सियारा हो। इसके बाद वेरा सी रूबिन टेलीस्कोप के डेटा को भी देखा गया। इसका डेटा भी प्लैनेट 9 से मैच करता है, लेकिन इतनी सारी रिसर्च और डेटा के बावजूद अभी तक प्लैनेट की पूरी मूवमेंट क्लियर नहीं हुई। टेरी ने कहा कि वेरा सी रूबिन टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि हम इससे बहुत जल्द इसका क्लियर ऑर्बिट देखेंगे। इस टेलीस्कोप के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा लगा हुआ है जो 3.2 गीगापिक्सल्स का है। ये बहुत कम रोशन चीजों को भी देख सकता है। इसका 10 साल प्रोजेक्ट हर रात आसमान स्कैन करता है और एक ही रात में 20 टेराबाइट डेटा जमा करता है। कुछ सालों में शायद हमें यकीन हो जाए कि ये सियारा 9 है या नहीं। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं आज की ये शानदार वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।